हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू की सीरीज, जिसका आज पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपके नेट इन कॉमर्स और अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हर क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानते हुए चलेंगे, ताकि आप कनेक्टेड कंसेप्ट को भी रिलेट कर सकें। सी, डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका सेल्स इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, और ये आपका चाहे ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट, दोनों ट्रांजैक्शन के ऊपर दिया जा सकता है। यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैश ट्रांजैक्शन के भी ऊपर हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर भी गिवन हो सकता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करते, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को इनवॉइस से माइनस करके बैलेंस को शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं। क्लियर है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट आपका पेमेंट करने या पेमेंट रिसीव करने के टाइम पे किया जाता है। यानी कि या तो आप कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हो या किसी को पे कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट, या फिर आप क्या अलाउड करते हो? कैश डिस्काउंट। अगर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, इट मीन्स आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि रिसीव्ड क्या है? इनकम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर पेमेंट के टाइम पे, यानी कि डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। हम लोग यूज ही करते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। जो आपका कैश डिस्काउंट है वो 2 टाइप से होता है। वन इज डिस्काउंट अलाउड एंड अनदर इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। सी, जो डिस्काउंट अलाउड है उसका बैलेंस डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। अगर आपको आपकी कंपनी को कहीं से पेमेंट मिल रही है तो वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड, उस टाइम पे जो आप डिस्काउंट देते हो। और अगर सपोज क्रेडिट परचेज है और उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो और आपको कम पैसा देना पड़ रहा है, वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये इनकम है कंपनी के लिए, और ये कब होती है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। सिंपल अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, डिस्काउंट अलाउड कब करते हो आप? क्रेडिट सेल पर। यानी कि जब क्रेडिट सेल का पैसा मिलता है और आपको जल्दी पैसा चाहिए, तो आप सामने वाली पार्टी को ऑफर करते हो कि अगर आप जल्दी पैसा दे दोगे तो आपको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप परचेज के लिए पेमेंट मेक करते हो, और कैसी परचेज? क्रेडिट परचेज। अगर आप क्रेडिट परचेज के लिए पेमेंट कर रहे हो और उस टाइम पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो कैसा होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट आपको सेल के टाइम पे मिलता है और कैश डिस्काउंट आपको कब मिलता है? 2 तरह से मिलता है। एक, आप क्रेडिट सेल के लिए पेमेंट कर रहे हो, या फिर क्रेडिट सेल की आपकी पेमेंट रिसीव हो रही है, या फिर क्रेडिट परचेज के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। ये 2 तरह के डिफरेंट सिनेरियो होते हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो इजिली आप इसका आंसर कर सकते हो। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, receiving the payment for sale of goods, receiving the payment before the due date, making payment for purchase of goods। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
क्योंकि भाई रिसीविंग के लिए अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो क्या है, कैश डिस्काउंट, और रिसीविंग के टाइम पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो है डिस्काउंट अलाउड, और पेमेंट करने के टाइम पे यानी कि परचेज के लिए जो पेमेंट करते हुए डिस्काउंट आता है वो कैसा होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि क्रेडिट डिस्काउंट। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following statement is not appropriate for provisions? See, provisions क्या होते हैं, जैसे आपका जो प्रॉफिट होता है उसके लिए आप नॉन लाइबिलिटीज के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉफिट में से पोर्शन को कट करके रखते हो, यानी कि प्रॉफिट में से नॉन लाइबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन आप कट करके रखते हो ताकि उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी को, पेमेंट को टाइमली मेट किया जा सके। प्रोविजन के सिचुएशन में आपको जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो नहीं पता होती, आपको लायबिलिटी पता है, यानी कि लायबिलिटी आपकी नोन है, बट कितनी लायबिलिटी है, उसकी क्या अमाउंट होगी वो आपको पता नहीं है। वहां पे हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, कुछ भी आउटस्टैंडिंग बिल एंड ऑल दैट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको पता है कि वो हो सकती है, यानी कि नॉन लायबिलिटी है, पास्ट एक्सपीरियंस से आप उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हो और उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हो, यानी कि प्रॉफिट में से चार्ज करके रखते हो। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में अगर हम बात करें तो हमारा एक प्रूडेंस और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है, जो आपको ये बताता है कि फ्यूचर के सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस को, फ्यूचर के सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस की अरेंजमेंट करनी चाहिए, इनकम और गेन की अरेंजमेंट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है तो इजीली आप आंसर इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। सी, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ऑब्वियसली हम नॉन लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बना के रख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, और यू कैन से प्रूडेंस प्रिंसिपल। ओके है ये। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे प्रॉफिट में से ही चार्ज करके कट करके रखा जाता है। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी, इसको नॉन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सी, प्रोविजन फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए नहीं किया जाता। तो उसने पूछा नॉट एप्रोप्रिएट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाया जाता है बिजनेस में, उसको कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि जो रिजर्व बनाते हैं बिजनेस में, रिजर्व किस लिए बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए। आप जो प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन उसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को पे करने में यूज किया जाता है जिसके लिए वो बनाया जाता है, और जो जनरल रिजर्व्स है उनको आप किसी भी पर्पस के लिए, यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस है या कोई भी बिजनेस में फाइनेंस की नीड है वहां पे यूज किया जा सकता है। तो इसलिए जो रिजर्व्स हैं वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सी, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 85, परचेज 3,07,000, वेजेस 48, इंटरेस्ट ऑन लोन 28,000, क्लोजिंग स्टॉक 90,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, शॉर्ट में से हम कॉक्स कहते हैं। एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास कॉक्स का होता है, कॉक्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप देखिए इसमें सेल्स तो है नहीं हमारे पास, तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है,
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। सी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल लगता है या डायरेक्ट लेबर लगती है वो होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन में कितना इंक है, कितना इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है एंड ऑल दैट, इस पेन को देख के आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो डायरेक्टली देख के पता चलती हैं वो क्या है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल। मेरे पास फाइनेंस नहीं था, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो पैसा अरेंज किया उसके लिए लोन लिया, तो वो लोन के ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे किया, वो इस प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मैंने एडवर्टाइजमेंट की, मैंने मार्केटिंग की, मैंने रेडी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए कन्वेंस चार्ज दिया, तो बहुत सारी एक्सपेंसेस होती हैं जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होती और उनको उनके लिए एट्रीब्यूट भी नहीं किया जा सकता। तो इंटरेस्ट और लोन क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक, तो यहीं से आपको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप कैलकुलेशन कर देंगे। ये तीनों आइटम आपके प्लस के हैं और क्लोजिंग स्टॉक के हैं माइनस। 90,000 माइनस है और ये बाकी सब क्या है, प्लस। तो आपने स्मार्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, -90 प्लस 85 -5, और यहाँ से आपका किसी में से भी 5 लेस कर दो। सपोज मैंने 7 में से 5 लेस किया, 3,02,000 और 48 यानी कि 3,50,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको कोशिश करनी है कैलकुलेशन ओरल करने की, बाकी आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कैलकुलेशन लिख देती हूँ। 85,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 3,07,000 प्लस वेजेस 48,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 90,000। आप कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट 3,50,000। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बट आपने फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है लिखने के लिए काम, जो क्या जितना भी ये काम किया गया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको फॉर्मूला पता है, आपने ओरली फटाफट कैलकुलेशन करना है और ऑप्शन को टिक करना है। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 4. A machine purchased on 1st April 2007 for rupees 10 lakh and on October 1, 2017 a new machinery was added to rupees 4 lakh. Calculate the balance of machine account as on 31st March 2019 if depreciation is charged at the rate of 20% per annum on diminishing balance method. दो तरह के मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जनरली, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप एग्जाम में बात करो तो आपको मोस्टली दो ही मेथड आते हैं। एक आता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इनके अलग अलग नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सिमिलरली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड ऑल दैट। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हमेशा परचेज प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यानी कि जिस प्राइस पे आपने एसेट को एक्वायर किया है हमेशा उसी पे कैलकुलेशन होती है। यानी कि इस सिचुएशन में आपका जो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल का क्या होता है, सेम होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल के ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होता है। किस पर कैलकुलेट होता है, हर साल के ओपनिंग बैलेंस पर। और इसमें जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो हर साल क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि सपोज एक बार 10,000 है तो नेक्स्ट ईयर 9,000 होगा, नेक्स्ट ईयर और कम होगा एंड ऑल दैट। SLM में यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद जो भी एसेट की लाइफ है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एसेट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ये सारी चीजें आपको रिलेटेड पता होनी चाहिए। क्लियर है?
अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बैलेंसेस की बात की है, कोई इसमें सेल नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल आपके पास सिचुएशन है। सी, दो मशीनरी, एक है मशीन 1 और एक है मशीन 2। आपसे 31 मार्च को बैलेंस की बात कर रहा है। इट मीन्स आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है। अब पहली मशीनरी 1 अप्रैल को ही परचेज की है 2017 में, यानी कि 17-18 पीरियड है। उसके लिए डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10 लाख का 20%, यानी कि कितना हो गया? 10 लाख का 10% होता है 10,000, 20 लाख यानी कि और 10,000 2 लाख, कितना हो गया? 10 लाख का 20% आप निकालोगे, यू विल गेट 2 लाख। और जो आपकी मशीनरी 2 है वो आपकी अक्टूबर में परचेज की गई है, 1 अक्टूबर 2017, यानी कि इस मशीनरी पे कितने का डेप्रिसिएशन आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। सी, 4 लाख का 20% 80,000 और 80,000 में से 6 मंथ का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। आपने जितना हो सकता है ओरल कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए, आपने ये 10 लाख में खरीदी थी और मशीनरी 2 आपने खरीदी 4 लाख में, तो 10 में से 2 लेस हो गया आपका, कितनी वैल्यू बची? 8 लाख। और यहाँ पे 4 लाख में से 40 लेस किया, 3,60,000। तो ये वैल्यू आप बोल सकते हो 31 मार्च 2018 और यू कैन से 1 अप्रैल 2018 मीन्स द सेम। आपको वैल्यू कब निकालना है? 31 मार्च 2019, यानी कि 1 साल का और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। सी, अब दोनों मशीनरी स्टार्टिंग से ही है, दोनों के दोनों मशीनरी पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये 6 है, दोनों स्टार्टिंग से है इस साल में, तो दोनों पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सी, 8 लाख का 20%, 8 लाख का 10% 80,000 और 20% यानी कि 1,60,000, 1,60,000, क्योंकि आपसे वैल्यू पूछी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 3,60,000 का 20%, सी, तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि 72,000। ठीक है। सी, 8 लाख में 8 में से 1 गया, 7 और ये 6,40,000, ये वैल्यू हो गई आपकी 31 मार्च 2019 और यू कैन से 1 अप्रैल 2019 मीन्स द सेम। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा वैल्यू, तो क्या वैल्यू होगी? 10 में से 2 लेस किया 8 और यहाँ पे 5, 8 7 15, 2,88,000। आपसे टोटल वैल्यू पूछी है, तो टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? दोनों का एडिशन, 8 8 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 9,28,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर आपसे पूछा होता डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी है तो वैल्यू आपने दोनों वैल्यू को ऐड करके बता दी। अगर आपसे पूछा होता कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 2 ईयर में, तो आप क्या करते? डेप्रिसिएशन को ऐड करते, 2 लाख, 1,60,000, 40,000 एंड 72,000। अलग अलग भी वो पूछ सकते हैं आपसे और दोनों का कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। तो 2 और 1 3, यहाँ पे पहली वाली मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 3,60,000 और सेकेंड वाली मशीनरी पे 40 एंड 72, 7 4 11, 1,12,000। टोटल डेप्रिसिएशन इन दोनों का समीशन 2,617,314, 4,72,000। अगर आपसे पूछा होता कि 2 ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो आप बताते 4,72,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ट्रू? अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस, अकाउंटिंग
साइंस भी है, आर्ट्स भी है, सोशल साइंस भी है। ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली split into periodic interval in accordance with the going concern assumption। देखिए जो लाइफ है एंटरप्राइजेस की वो अकाउंटिंग पीरियड्स में अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होती है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई नहीं होती। Assets are classified as current assets and fixed assets in accordance with accounting period assumption। Again this is wrong because जो assets है वो current और fix में realizability के बेस पे यानी कि realizable value के बेस पे क्लासीफाई होती हैं। जो नियर फ्यूचर में रिलाइज होती हैं या क्विकली विद इन 1 ईयर रिलाइज हो जाती हैं उनको करंट एसेट्स, और जो 1 ईयर के बियॉन्ड यानी कि मोर देन 1 ईयर में रिलाइज होती हैं उनको फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो इसका अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन से कोई रिलेशन नहीं है। देन रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल इन अकॉर्डेंस विद द मैचिंग प्रिंसिपल। सी मैचिंग प्रिंसिपल में करंट ईयर के एक्सपेंसेस को, और वो भी कैसे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को, करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंसेस को करंट ईयर के रेवेन्यू इनकम के साथ मैच करते हैं और जो हमारा करंट ईयर होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, वो होता है मैचिंग। और यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो कैश और ड्यू यानी कि अक्रूवल बेस पे डिसाइडेड होता है, दोनों में से जो भी पहले होता है यानी कि ट्रांजैक्शन हो या उसकी आपको पेमेंट मिले, दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाती है वहीं पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन माना जाता है। ठीक है, तो ये किसके बेस पे होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के बेस पे, और ये कह रहा है मैचिंग के बेस पे, यानी कि ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरह से आपने सारे ऑप्शन को एनालाइज करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन इज परचेज फॉर ₹3 lakh and its salvage value after its useful life of 9 years will be 30,000. Repairing expenses of the machine at the end of 4 years will be 20,000. What will be the rate of depreciation per annum under straight line method? सी, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए कि मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट जब आप उसको परचेज करते हैं तो उसमें सिर्फ वही एक्सपेंसेस आती हैं जो डेट ऑफ परचेज पर की जाती हैं। यानी कि जिस दिन आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है और उस दिन उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, फ्रेट हो, कन्वेंस हो, कैरेज हो, कुछ भी हो, सेम डे पे जो एक्सपेंसेस की जाती है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड होती है, और उसके बाद जो एक्सपेंसेस की जाती हैं वो एज ए एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होती हैं, उनको उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कंसिडर नहीं करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन के बेस पे परसेंटेज की, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है सिचुएशन में, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस साल्वेज वैल्यू, फेच वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, जो भी आपको नाम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, यानी कि उसकी कितनी लाइफ है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितनी उसकी लाइफ है। तो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या है, 30,000 आपका साल्वेज वैल्यू है और कॉस्ट है उसकी 3 लाख। 3 लाख में से 30,000 लेस किया, यू विल गेट 2,70,000 डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितनी है 9, 9 3 जा 27, यानी कि कितना आ गया डेप्रिसिएशन 30,000। फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी या जो भी एसेट है इनटू 100।
डेप्रिसिएशन कितना है आपका 30,000, कॉस्ट है 3 लाख इंटू 100, 1 2 3 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यानी कि डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना है, देन आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या होगा, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, और कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर कोई डेट ऑफ परचेज के डे पर कैरियज, फ्राइट, इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ भी गिवन है तो उनको आप कॉस्ट में ऐड करोगे। बाद में कोई भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं तो उनको हम कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते। क्लियर? आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखिए डेप्रिसिएशन आ रहा है 30,000, हमने रेट निकाला है 10%। देखिए कॉस्ट है 3 लाख, 3 लाख का 10% क्या होता है 30,000, यानी कि आंसर क्या है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अनिल एंडोर्स अ बिल फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ चिंकी। अनिल ने चिंकी को बिल इंडोर्स कर दिया। दिस बिल वॉज ड्रॉन ऑन विजेंद्र, और ये बिल किस पर लिखा गया था, विजेंद्र पर। यानी कि अनिल है ड्रॉअर, विजेंद्र है ड्रॉई, और चिंकी कौन है, इंडोर्सी। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ओनर्ड बाय विजेंद्र। ड्यू डेट पर विजेंद्र ने बिल को ओनर कर दिया, यानी कि उसकी पेमेंट कर दी। ऑन ड्यू डेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय विजेंद्र इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट या इन हिज अकाउंट। देखिए चाहे रिटेन टिल मैच्योरिटी हो, यानी कि पूरे टाइम तक जो ड्रॉअर है उसने अपने पास बिल रखा हो, चाहे उसने बिल जो है बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया हो, चाहे बिल उसने इंडोर्स कर दिया हो, या चाहे बिल उसने सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा हो, कोई भी सिचुएशन है, ड्रॉअर की बुक में अगर बिल ओनर्ड होता है तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता। वो अपनी बुक में हमेशा एंट्री क्या करता है, बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका बीपी जा रहा है और उसने ओनर्ड कर दिया है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बीपी के लिए उसने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। चारों में से कोई भी सिचुएशन हो, अगर बिल ओनर्ड होता है यानी कि बिल का पैसा मिल जाता है, चारों केसों में ड्रॉई की बुक में सेम एंट्री रहती है। ड्रॉअर की बुक में एंट्री चेंज होती रहती है एज पर सिचुएशन, पर ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिचुएशन हो वो यही एंट्री करता है। विजेंद्र आपका ड्रॉई है तो वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट में किसे डेबिट करेगा, बिल्स पेबल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, Meena draws a bill on Parveen on August 29, 2018 for 1 month. The due date of the bill will be. See, अगर मैं बिल की बात करूं तो बिल के ड्यू डेट के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे यानी कि पहले से डिसाइडेड हॉलीडे जो होते हैं पब्लिक हॉलीडे, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, संडे, इस तरह की चीजें पब्लिक हॉलीडे आते हैं जो बैंक के हॉलीडेज होते हैं फिक्स। उस तरह के हॉलीडेज की सिचुएशन में जो पेमेंट है, अगर आपकी डेट ऑफ पेमेंट इन डेज पे आती है यानी कि पब्लिक हॉलीडेज पे आती है तो उस पेमेंट को एक दिन पहले करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पेमेंट को पे बिफोर 1 डे, बिफोर 1 डे, यानी कि जो डेट होती है मैच्योरिटी उससे एक दिन पहले पे कर देते हैं। अपनी सिचुएशन में देखिए 29 अगस्त को बिल लिखा गया था, 1 मंथ का बिल था, तो 1 मंथ कब हुआ, 29 अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, अगस्त सितंबर, यानी कि ड्यू डेट हो गई 29 सितंबर। 29 सितंबर के बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा, यानी कि 30 सितंबर, 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर।
आपकी ड्यू डेट क्या होगी 2 अक्टूबर। बट 2 अक्टूबर क्या है, आपका पब्लिक हॉलिडे है, इसलिए इस बिल की पेमेंट क्या हो जाएगी, एक दिन पहले हो जाएगी। कब हो जाएगी, 1 अक्टूबर को। इसकी मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी, 1 अक्टूबर। ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 1 अक्टूबर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 9, Ankit draw a bill on Bhavna for ₹60,000. Ankit endorsed it to Charu in the settlement of ₹70,000 at a discount of 2% and the balance in cash. If the bill is dishonored on the due date, by what amount will Charu debit Ankit? चारू अंकित को किस अमाउंट से डेबिट करेगी? चारू कौन है, इंडोर्सी। अंकित ड्रॉर है, भावना ड्रॉई है और चारू है इंडोर्सी। अंकित इज ऑल्सो द इंडोर्सर। सी, अगर मैं बात करूं ड्रॉई की, तो आपको बताया ड्रॉई की जैसे ओनर की सिचुएशन में ड्रॉई की एंट्री फिक्स होती है, उसी तरह से डिसोनर की सिचुएशन में भी जो ड्रॉई होता है उसकी एंट्री क्या होती है, फिक्स होती है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सिचुएशन है। बट जो इंडोर्सी होता है और जो ड्रॉअर होता है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्क पड़ता है। सी, इसने इसको 2% डिस्काउंट पे इसलिए दिया था ताकि उसको पेमेंट मिल जाए, लेकिन पेमेंट नहीं मिली। और नोटिंग चार्जेस यहाँ पे डिसोनर की सिचुएशन में गिवन नहीं है, तो उसको हम 0 ही एज्यूम करके चलते हैं इन दिस सिचुएशन। तो आपको देखना है कि कितना अकाउंट से वो करेगा उसको डेबिट। तो चारू जो डेबिट करेगी वो फुल अमाउंट करेगी, यानी कि जितना बिल की अमाउंट है वो और प्लस जितनी डिस्काउंट है, क्योंकि डिस्काउंट उसने इसलिए दिया था ताकि पेमेंट मिल जाए। 70 में से डिस्काउंट देने के बाद 60 तो बिल्स की वैल्यू थी, तो कैश तो बहुत ही नॉमिनल उसने पे किया है। ठीक है, तो कितने से करेगा, बीपी और उसके बीआर है, उसके लिए बीआर की वैल्यू प्लस डिस्काउंट की वैल्यू दोनों को एड ऑन करके पेमेंट डेबिट किया जाएगा। बीआर की वैल्यू है 60,000 और डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 2%। 70,000 का 2% यानी कि 1400। कितनी वैल्यू से डेबिट करेगी चारू उसको, 61,400 से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा होता कि कितना कैश पे करना पड़ेगा, ये तो आपसे पूछा है कि कितनी अमाउंट से डेबिट करेगी चारू, तो आपने बताया 61,000 यानी कि बिल्स की अमाउंट से प्लस डिस्काउंट की अमाउंट से। अगर नोटिंग चार्जेस होता तो वो भी लिखते हैं नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अगर बात होती भावना की कि भावना किस अमाउंट से करेगी, तो भावना सिर्फ बीआर, भावना के लिए बीपी है, बीपी प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता कितना कैश पे किया है इस ट्रांजेक्शन में, डिसऑर्डर होने से पहले ही पूछ लेते कि कितना कैश पे किया है। 70,000 का 2% यानी कि 1400 डिस्काउंट दिया, कितनी वैल्यू आ गई, 9 में से 1 लेस किया 8, 68600 यानी कि 68,600। इसमें से 60,000 का बिल दे दिया है, तो कितना पे किया है 8,600 कैश। अब देखिए बिल है 60,000 का और कैश कितना नॉमिनल अमाउंट है, छोटा सा ही अमाउंट है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए पूरा का पूरा डिस्काउंट वो क्या करेगी, राइट ऑफ कर देगी, उससे बाद में पूरी की पूरी अमाउंट लेगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओन। देखिए हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है वो किसके बेस पे है, एक्रूवल बेसिस पे, यानी कि ट्रांजैक्शन ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, उसके बेस पे ही हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन पर अपना ओपिनियन आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए
ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उन चीज़ों को कंसीडर करके आपके लिए ऐसे लेक्चर अपलोड कर सके जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर आप लेक्चर देखते हैं तो अपना फीडबैक दीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चरों का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिले। आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।